पाते हैं वो मंजर कि आजादी के जब हमारा राष्ट्र आजाद नहीं हुआ 1947 से पहले हमारे यहाँ पर राक्षस राज था, जंगल राज था, अराजकता थी। उन चीजों को भुनाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। अभी हमारी नारी और बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले में आज भी हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? तो चलिए जानते हैं, आज विश्व मानव अधिकार दिवस है, उसको लेकर किस तरह से आपकी आज की कार्यकारिणी रही थी, आज का कार्य रहा, तो जानते हैं आपके विचार। जी सर। वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और न्यूज रथ मीडिया परिवार को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। आज के दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर यानी आज के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। और आज हमारे यूसीएल में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में भी इसका अच्छा कार्यक्रम किया गया। तो समस्त उदयपुर वासियों को मैं आज कहना चाहूँगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस हमें ये बताता है कि हम चाहे इस विश्व में कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, या चाहे किसी भी राष्ट्रीयता का हो, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान कर्तव्य और समान सम्मान की जो अवधारणा है, जो अधिकार है, वे मिलने चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में कहे थे। और आज मुझे कहीं न कहीं मन में बड़ी पीड़ा है जो मैं व्यक्त करूंगा कि हम देख पाते हैं वो मंजर कि आजादी के जब हमारा राष्ट्र आजाद नहीं हुआ 1947 से पहले हमारे यहाँ पर राक्षस राज था, जंगल राज था, अराजकता थी। उन चीजों को भुनाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। आपके और मेरे, हम सभी के पूर्वजों ने, परिवारजनों ने उस दर्श को झेला, उस दर्श को जिया। और आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज भी हमारी मां भारती कहीं ना कहीं उन बेड़ियों में बंधी हुई है। ये बेड़ियां जो स्वतंत्र नहीं हुई। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम गर्व से कहते हैं। निश्चित रूप से कहना भी चाहिए, क्योंकि आज भारत अपने संविधान का 78वां जो आजादी का 78वां दिवस मना रहा है। पर मुझे लगता है निजी रूप से कहीं कहीं मां भारती आज भी बेड़ियों में बंधी हुई नहीं, आज भी बेड़ियों में बंधी हुई है। वो ऐसे कि कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि विधिक क्षेत्र में, कानून क्षेत्र में आज भी पीड़ित न्याय की गुहार के लिए भूखा है। आज भी न्याय अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए आवश्यकता है कि युवा, देश के युवा नागरिकों को अपने कार्य क्षेत्र में समर्पण को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। आज भी भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की जो नीति है वो पूर्ण रूप से सुलभ नहीं हो पाई। आज भी हमारी नारी और बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले में आज भी हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? और तो यही कारण, यही सवाल सबके मन में खाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो आज 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी सोशल मीडिया पर या हम अपने आसपास भी देखते हैं कि उनके अधिकारों का हनन होता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर वे अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। तो कारण क्या रहा इतने समय से, उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि आज भी हम अपने अधिकारों से वंचित हैं, या अपने जी? देखिए साहब, ऐसा है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज तो अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। जब व्यक्ति स्वयं जागरूक होगा, उसके अंदर जब करंट जैसा प्रवाह होगा, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक नवाचार आएगा, एक नई सोच, एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव होगा जो नए परिवर्तन में विश्वास रखेगी। मैं नए परिवर्तन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं जो हर समय नवाचार, एक नई श्रृंखला, एक नए सर्जन से एक नए युग की परिकल्पना लेकर निकला हूं, जिसमें राम राज्य से प्रेरित एक ऐसा नया युग की स्थापना हो जो सबको साथ लेकर एक ऐसी नई सत्ता, एक ऐसी नई चीजें जो सबको छत्र छाया में एक नए युग का शुभारंभ करें। तो निश्चित रूप से जब स्वयं में जागरूकता होगी तो अपने अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन वैसे ही स्वतः होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और आज आवश्यकता है तो त्याग, समर्पण की, स्वयं के निर्माण से लेकर राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना, तब हमारी मां भारती को कहीं न कहीं चैन मिलेगा। आज आवश्यकता है और त्याग, समर्पण की हम निश्चित रूप से अपने व्यवहार शैली में, अपनी सामाजिक शैली में, राजनीतिक शैली में, तकनीकी शैली में कुछ ऐसा नया लाए कि जो स्वनिर्मित हो, हम दूसरों पर निर्भर ना होकर अपने से कुछ नया उपजाए। क्योंकि आज भारत उस स्थिति में है कि आज भारत को एक नया नेतृत्व मिला, चाहे वो युवा नेतृत्व हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेतृत्व हो,
वो कहीं ना कहीं आज भारत की उपज है। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई, उसके बाद जो 200 सालों की गुलामी हुई, मैं तो कहता हूं साहब ये 200 सालों की गुलामी नहीं है, ये गुलामी 800 सालों की है। ये गुलामी मुगल काल की गुलामी है। हमारी भारतीय संस्कृति से बढ़कर ना कुछ था ना कुछ है। इस तत्व को, इस विचारधारा को हमें अपने जहन में जिंदा रखना होगा, तभी आगे जाकर कुछ नई चीजें निर्मित हो पाएगी। और ये प्रत्येक भारत माता के, धरती माता के पुत्र पुत्रियों के अंदर ये चीज समाहित होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जैसा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी प्रभु श्री राम पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। और जहां तक हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, आम आजकल की खबरें भी चल रही है और सब और चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वो भी आजकल सबकी मांग है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर? देखिए साहब, एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही सुंदर अवधारणा है, बहुत खूबसूरत अवधारणा है। ये वो चीज है जो राष्ट्र का जो करोड़ों खरबों रुपया जो है, जब आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो निश्चित रूप से करोड़ों खरबों रुपया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना पैसा को दोहन होता है, अंधाधुंध दोहन। जब एक ही समय पर जब एक राज्य और एक केंद्र के चुनाव जब एक समय होते हैं, तो निश्चित रूप से प्लानिंग, एक कटिबद्ध रूप से चुनाव का आयोजन होगा और एक निश्चित मापदंड के अंदर जो बजट है उसका जो भी होगा वो सारा रहेगा। पर एक राष्ट्र एक चुनाव कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में, और राष्ट्र हित में जो कार्य है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। जैसे भारत की जो पॉपुलेशन है, हम उस पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि भारत इतनी विशाल पॉपुलेशन, हमारी जो आबादी है उसको मेंटेन करना भी एक, अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत बड़ा कार्य होता है और हमारी सरकारें इसे बखूबी नहीं हो पा रही है। तो क्या मेंटेन एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर हम जो मेंटेन की क्रिया करते हैं, क्योंकि इस बार कई सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में क्या एक राष्ट्र एक चुनाव कहीं ना कहीं उस समीकरण में बैठ पाएगा? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा औचित्यपूर्ण प्रश्न किया, मैं स्वागत करता हूं इसका। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई साहब, जब इस राष्ट्र में एक कर, एक जीएसटी संभव है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं? जब इस राष्ट्र में एक संविधान, एक राष्ट्रीयता, एक नागरिकता संभव है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं? जब इस राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संभव है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं? वो किस खेत की मूली है जी? बात है साहब तो विचारधारा की, बात है सर तो समर्पण की, बात है सर त्याग की, एक ऐसे तूफान की जो हमारे अंदर जो आज उत्पन्न हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे कि सभी राज्य के, भारत देश के सभी प्रांतों में कहीं ना कहीं एक राष्ट्र एक चुनाव का बिगुल बज चुका है और शंखनाद हो चुका है। और वह शंखनाद निश्चित रूप से भारतीय संसद की लोकसभा में पारित होगा। और निश्चित रूप से ये अभी सदन के पटल पर भी ये मुद्दा आ चुका है और ये संज्ञान में होगा, बिल्कुल रहेगा इसमें। और जैसे कि अभी हम वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वे काल्पनिक हैं, वे बहस हैं, तो इस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब राम मंदिर बन चुका है और जजमेंट भी उस पर आ चुका है राम सेतु पर, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं काल्पनिक है, तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि काल्पनिक सिर्फ वही व्यक्ति कहेंगे जिनका अपना खुद का अस्तित्व खतरे में है, या खुद वो मिलावटी या बनावटी है। अरे वो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जो सबको साथ लेकर चले थे उस युग में। प्रभु श्री राम ने कभी मतभेद नहीं किया, प्रभु श्री राम ने कभी जातिवाद नहीं किया कि ये उस समय 36 कौम, उस समय की सभी धर्म मजहब जो भी रहे होंगे उस समय, प्रभु श्री राम ने सभी को अपने बड़े स्वागत के साथ हृदय से लगाया। तो आज सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम कौन है और क्या नहीं। और मैं तो ये मानता हूं कि जो विरोध करता है कहीं ना कहीं वो विरोध भी इसलिए कर रहा है कि उसकी रोटी है जो वो सेक सके रोटी को, बल्कि वो खुद भी अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा पढ़कर और प्रभु श्री राम के नाम का धोख लगकर वो आया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, या अपने बॉस को खुश करने के लिए, या अपने जीवन निर्वाह के लिए वो इस चीज को विरोध कर रहा है। बाकी सत्यता में इतना वो वजन है, इतना दम है कि सत्य कभी छुपता नहीं। वैसे हमने भी इस पर रिसर्च किया था, कई लोग कहते हैं, तो हमने हमारा भी रिसर्च किया था कि पक्ष विपक्ष दोनों को सुनना चाहिए। हमने भी अपना उस पर रिसर्च करने का प्रयास किया है, क्योंकि हम भी उसी पीढ़ी से आते हैं।
तो हमने जैसे ही देखा, अगर चलो कई लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, तो हमने जैसे रिसर्च में पाया है कि अगर वो कहते हैं तो आज से 1400 वर्ष पूर्व भी एक हमारे प्रतिहा साम्राज्य के मिहिर बोल जो हैं, उन्होंने वराह अवतार भी लिया है। वराह अवतार भी लिया है, तो उसमें भी विष्णु अवतार का वर्णन मिलता है, देखने को मिलता है, वो तो साक्ष्य प्रमाण है। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, वाकई में ये चीजें वास्तविक है या फिर काल्पनिक है कहा जा सकता है? देखिए साहब, अगर राम जी काल्पनिक थे तो फिर राम सेतु कहाँ से आया जी? भाई आज समुद्र के अंदर जो सेतु है, लंका फतेह करने के लिए प्रभु श्री राम ने और उनकी वानर सेना ने जो विशाल विराट सेतु का निर्माण किया, आज उस सेतु कहाँ से आया? आप वो देखिए, सबसे बड़ा विशाल उदाहरण वो है। और आज भी श्रीलंका के अंदर जो रावण की जो लंका थी, आज भी उस जमीन के नीचे आज भी कुछ ऐसे अवशेष या ऐसी चीजें मौजूद हैं। हनुमान जी के कुछ ऐसे पैर पाए गए वहां पर, वहां की खदान खुदाई में आप जांच देखें तो वहां पर ऐसे तत्व मिले जो ये सिद्ध करते हैं कि प्रभु श्री राम किसी भी स्थिति में काल्पनिक नहीं थे। और उसके अलावा हनुमानगढ़ी और भारत के जो भी और अन्य धार्मिक स्थल है जहां जहां पर प्रभु श्री राम का पधारना हुआ, प्रभु श्री राम यूपी से लेकर और अन्य राज्यों को गुजरते हुए वहां श्रीलंका तक पहुंचे थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां प्रभु श्री राम के हमें मिलते हैं। और रामचरितमानस के अंदर इसका साक्षात तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि श्री हरि ओम रामम रमेति रमेतिम ओम रम्या, अर्थात ये कि प्रभु श्री राम का जो सुंदरकांड की जो चौपैया है उसके अंदर भी प्रभु श्री राम के चरित्र का संपूर्ण बखान किया गया, जो लाइव है। तुलसीदास जी ने अमृत बखान किया उसके अंदर। तो किसी भी स्थिति में प्रभु श्री राम काल्पनिक हो नहीं सकते। और जो इनको काल्पनिक कहता है, और निश्चित रूप से आप इतिहास उठाकर देखें, जिन्होंने भी काल्पनिक कहा, आज वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना सर बचाने के लिए आज वे मोहताज है, सब समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल। जैसे कि आज मानवाधिकार दिवस को लेकर भी आपने कई प्रोग्राम, आपने जो प्रोग्राम वहाँ पर किया था, लेकिन एक हम जिस मेवाड़ क्षेत्र से जुड़े हैं, अचल क्षेत्र से, तो हमारे आप अधिवक्ता भी हैं हमारे साथ में, आप एक अधिवक्ता के तौर पर भी हैं। तो मेवाड़ में आज भी हमें हाईकोर्ट की मांग को लेकर हम अछूते हैं, हमारी मांग बार बार जायज है, लेकिन मेवाड़ अचल के कई लोगों को आज भी न्याय नहीं मिलता है, वे लाइनों में आज भी खड़े रहते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये कटु सत्य है कि मेवाड़ क्षेत्र में आज उदयपुर हाईकोर्ट ब्रांच को लेकर हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं सभी बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, कड़ा नहीं बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हमारे जो कार्यकारिणी है बार एसोसिएशन की, वो ज्ञापन भी देती है, और भी अधिवक्ता साथ में है, अन्य शहरों से भी हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और निश्चित रूप से अभी बीच में आया भी था कि जगह का आवंटन वगैरह सब कुछ हो चुका, मतलब सारा प्रोसेस एक आया था बीच में, सब कुछ होगा। और अगर ये जजमेंट, मतलब ये जो पूरा है प्रोसेस हो जाता है, अच्छे से लागू हो जाता है, तो सबसे बड़ा इसका फायदा हमारे मेवाड़ वासियों को होगा, हमारे बागड़ क्षेत्रों को होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो न्याय का जो क्षेत्र है, जो न्याय से जो पीड़ित है, पीड़ित वर्ग को जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। आज आप देखिए, आज जोधपुर जो हाई कोर्ट है, वहां पर इतनी तादाद में आज जब यहाँ से व्यक्ति खर्चा करके ट्रैवल करके, एक तो पीड़ित व्यक्ति वैसे इतना दुखी होता है, उसका रोजगार, उसकी पारिवारिक समस्या, कहीं ना कहीं वो उन सबको मानसिक रूप से इतना वो अस्वस्थ होता है कि वो वहां पर जाता है, लड़ता है, उसके बाद में निराशा मिलती है। तो उदयपुर हाईकोर्ट ब्रांच की जब स्थापना होगी तो निश्चित रूप से बहुत से समाधान यही हो जाएंगे और यह संघर्ष विजय होगा। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और अंत में विजय श्री ने उनको धारण किया, ठीक उसी प्रकार से ये जो 14 वर्ष का हमारा जो वनवास है, हाईकोर्ट ब्रांच को लेकर हमारे अधिवक्ता साथी संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस यज्ञ की आहुति में हम सभी आहुतियां दे रहे हैं। तो इसमें कमी कहाँ लगती है? क्या राजनीतिक तौर पर समर्थन नहीं मिलता है या फिर जनता के तौर पर समर्थन? क्योंकि सवाल सिर्फ एक हाईकोर्ट बेंच की नहीं है, ये उदयपुर की मांग है, उदयपुर की समस्या की है। तो इसको लेकर किस तरह की, मतलब वाकई में कहाँ कमी आ रही है, इसको लेकर हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इस पर कई हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज भी हमारे अधिवक्ता बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी आ रही है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी, देखिए, कमी तो साहब ऐसा है कि अभी तक विशाल स्तर पर भी धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। हमने सभी तरीके से साम दाम दंड भेद तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, ठीक है। और ये बात 19 उस समय 1900 के 90 के दशक के आसपास से ये जो मुद्दा है उस समय से ये ज्वलंत है और आज भी ये संघर्ष जारी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से कि कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग चीजों में कहीं ना कहीं ऐसा रोड़ा आ रहा है जो समाधान जिसका हो नहीं पा रहा है।
परंतु फिर भी पूरी बार एसोसिएशन और सभी जो अधिवक्ता है जो हमारे जिनका एनरोलमेंट है और जो सभी लॉयर्स हैं जो नए हैं, वे अंतिम समय तक पुरजोर तरीके से प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से हमारे शहर में हाईकोर्ट ब्रांच की स्थापना हो सकती है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा मनोविज्ञान, मेरा जो मन स्थिति है वो मुझे लगता है कि 2026 के अंदर हाईकोर्ट ब्रांच आएगी, और नहीं आती है तो 27 के अंदर भी, मतलब जब इतने साल से संघर्ष करते हुए हो गए, समय समय पर हम जब ज्ञापन दे रहे हैं, हम अधिकारियों को, हम सरकार तक हम इस बात को लेकर पहुंच गए, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट ब्रांच आना तय है। कमी साहब, आप जानते हैं कि संघर्ष राम मंदिर के लिए भी जब 500 साल तक संघर्ष किया, तो फिर ये क्या चीज है? चाहे सरकारें कोई भी रही हो, भाजपा का शासन रहा हो या कांग्रेस का शासन रहा हो, हम अपने प्रयासों में कमी नहीं रखी, तो उस चीज को लेकर हम कटिबद्ध हैं आज भी। जी। और अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को? अंत में मेरे प्यारे उदयपुर वासियों, उदयपुर संभाग के वासियों को अक्षराज सिर्फ एक ही कहना चाहेगा, युवाओं को, कि आप सभी जहां पर भी हैं मस्त रहें, आनंदित रहें, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उसमें अपना तन मन धन समर्पण लगाकर कार्य करें। और एक युवा के रूप में मुझे कहीं ना कहीं एक प्रवक्ता के रूप में अभी पहचान मिली, और निश्चित रूप से उसका कारण यह है कि एक अपने अंदर एक ज्वलंत विचारधारा को लेकर, लोक कल्याण की भावना को लेकर, श्री वसुधैव कुटुंबकम, श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः, श्री सर्वे सन्तु निरामया, श्री सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की भावना को लेकर एक युग के एक कर्तव्य पथ पर निकले हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने युवा शक्ति, छात्र शक्ति और तमाम जो मेरे जो बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य सभी जो हैं हमारे जो परिवारजन, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करें, और राष्ट्र के लिए श्री धर्म, श्री अर्थ, काम, पुरुषार्थ को मद्देनजर रखते हुए अपने समर्पण के भाव को सदा उच्च शिखर पर रखें। जीवन में इससे बढ़कर ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। और जब आवश्यकता पड़ती है तो एक जाजम पर बैठकर हम आपस में सहयोग कर, एक दूसरे का सपोर्ट कर, समर्थन से समर्थन बढ़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार की भावना को लेकर उस सोच को, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो दोस्तों, आप थे अक्षराज जी, जो युवा आंदोलन आपने हमारे इस चैनल पर भी सुने होंगे। आप काफ़ी जुझारू हैं, और आप तो दोस्तों कैसी रही ये जानकारी, और आपसे जो चर्चा कर आपको ये चर्चा सुनकर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और उदयपुर को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।